अध्याय 5 टकराव का युग 1000 से 1200। पश्चिमी और मध्य एशिया की घटनाएं अक्सर भारत को प्रभावित करती थी और कभी कभी उत्तर पश्चिम से घुसपैठ का कारण बन जाती थी। प्राचीन काल से ऐसा ही होता आया था। पश्चिम एशिया में 7वीं सदी में एक शक्तिशाली प्रसारवादी अरब साम्राज्य के उदय के बाद 9वीं सदी में अब्बासी राजवंश के खंडहर पर अनेक महत्वाकांक्षी युद्ध प्रेमी तुर्क राज्यों का उदय हुआ। इसके कारण लाजमी तौर पर भारत में प्रवेश के प्रयास हुए, जिसे हमेशा से सोने चांदी का और अत्यंत समृद्धशाली देश माना जाता था। भारत में प्रवेश के ये प्रयास परिस्थितियों के अनुसार तेज या धीमे पड़ते रहे तथा उनको एक सही परिप्रेक्ष्य में भी देखना होगा। आरंभिक चरण, अरब और सिंध। एक समय सिंध एक शक्तिशाली साम्राज्य था और इसमें मकरान, कंदहार, सीस्तान और कश्मीर तक फैली पूरी सिंधु घाटी आ जाती थी। पर इसका विघटन हो चुका था और स्वतंत्र राज्य पैदा हो गए थे। मुल्तान तक सिंध पर चाच नाम के एक ब्राह्मण का कब्जा था। माना जाता है कि उसने कन्नौज से बहुत बड़ी संख्या में ब्राह्मण बुलाए। इनमें से अनेक ब्राह्मणों ने, जिनको मालगुजारी से मुक्त जमीनें दान में दी गई, कृषि का प्रसार किया। मंत्रियों, लेखाकारों, राजस्व अधिकारियों आदि के रूप में वे प्रशासन भी चलाते थे। 636 ईस्वी में अरबों ने शक्तिशाली फारस साम्राज्य को मात दे दी तथा अपने शासन को जल्द ही आक्सस यानी आमू नदी तक फैला लिया। वे सिंध की ओर भी आकर्षित हुए, जो अपने स्थलीय व्यापार और बंदरगाह दाभोल के रास्ते समुद्री व्यापार के कारण सोने से लदा हुआ था। दाभोल के आसपास कुछ लूटपाट की कार्रवाइयां हुई और फिर अरबों ने समुद्री रास्ते से धावे बोले, मगर यह सब केवल सिंध पर हमले के बहाने थे। बुलंद दर्रे और मकरान तट के रास्ते आरंभिक अरब हमलों को नाकाम कर दिया गया। यही हाल समुद्री रास्ते से दाभोल पर हुए एक हमले का हुआ, लेकिन खलीफा के आदेश पर मोहम्मद बिन कासिम ने 711 में मकरान के रास्ते स्थल मार्ग से सिंध पर हमला किया। सीरियाई सैनिकों का एक बड़ा दस्ता उसके साथ था। जबरदस्त प्रतिरोध के बाद दाभोल का पतन हुआ तथा 3 दिनों तक निर्मम नरसंहार और लूटपाट का दौर चलता रहा। उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम ने चाच के बेटे दाहर पर हमला किया और भारी प्रतिरोध के बावजूद उसे हराकर मुल्तान तक के इलाके पर कब्जा कर लिया। कुछ स्थानीय कबीलों ने मुस्लिम आक्रमणकारियों का साथ दिया, लेकिन इतिहासकार इस कथा को स्वीकार नहीं करते कि दाहर की पराजय बौद्धों के विश्वासघात के कारण हुई, जो ब्राह्मणों के जानी दुश्मन थे। सिंध में अरब शासन, जो 12वीं सदी तक चला, की कुछ खास विशेषताएं हैं। आरंभ से ही बलपूर्वक धर्म परिवर्तन का कोई प्रयास नहीं किया गया तथा वहां के निवासियों, बौद्धों, हिंदुओं और अग्नि पूजकों को जिम्मी का दर्जा दिया गया, अर्थात ऐसी संरक्षित जनता का जो मुस्लिम शासन को स्वीकार करती है और जजिया देने पर सहमत है। लेकिन अलग से जजिया की वसूली का कोई साक्ष्य नहीं मिलता। लगता है जजिया फिरोज तुगलक के समय तक दिल्ली सल्तनत में खिराज यानी भूमिकर का अंग बना रहा। सिंध में अरब शासन के दौरान लूटपाट तथा मूर्तियों से सोने और आभूषणों को लूटा गया, किंतु बाद में मंदिरों को नष्ट नहीं किया गया। उदाहरण स्वरूप मुल्तान के सूर्य मंदिर को नष्ट नहीं किया गया, जहां भारी संख्या में तीर्थयात्री आते थे। वास्तव में हिंदुओं को नए मंदिर तक बनाने की अनुमति थी। स्थानीय प्रशासन चलाने के लिए बड़े पैमाने पर ब्राह्मणों और बौद्धों को शामिल किया गया। लगता है कि अरब शासन में सिंध का स्थलीय और समुद्री व्यापार फला फूला। खेती का विकास भी हुआ। आर्थिक विकास नए नगरों के जन्म में प्रतिबिंबित होता था, हालांकि उनमें से कुछ ही बचे हैं। अरबों ने सिंध के बाहर भी हमले किए, पर सिंध से आगे वे अपने पैर फैला नहीं सके। इसके अनेक कारण थे। राजस्थान और पश्चिम भारत के गुर्जर प्रतिहार शासक तथा गुजरात के चालुक्य इतने शक्तिशाली थे कि वे अरबों के हमलों को नाकाम कर सकें। स्पष्ट है कि केवल सिंध के संसाधनों के बल पर अरब सिंध से परे फैलने की हालत में नहीं थे। दमिश्क और बगदाद के खलीफा भी भारत में अपने राज्य के प्रसार को बहुत महत्व नहीं देते थे। वह तो तभी संभव हुआ जब अफगानिस्तान और पंजाब भारत में प्रवेश के आधार बन गए। लगता है इस पूरे काल में राजपूत राज्यों ने इसकी शायद ही कोई कोशिश की कि वे सिंध से अरबों को बाहर करके अपने ऊपर मंडरा रहे खतरों को दूर करें। तब भी नहीं, जब अरबों की हालत कमज़ोर हो गई थी। यह बात की एक मनगढ़ंत और अवांछित कथा लगती है कि उन्होंने ऐसी कोशिश नहीं की, क्योंकि अरबों की यह धमकी थी कि वे मुल्तान के सूर्य मंदिर को नष्ट कर देंगे।
मुल्तान के सूर्य मंदिर को 10वीं सदी में रूढ़ी विरोधी इस्माइली पंथ के समर्थकों ने नष्ट कर दिया, जिन्होंने मुल्तान में अपना एक अलग राज्य कायम किया था। बाद में इस राज्य को महमूद गजनवी ने नष्ट किया। अफगानिस्तान और अल हिंद। नवीं सदी तक काबुल, जाबुल और जमीदावर अर्थात हलमंद नदी के आसपास के क्षेत्र, जिसे अरब अल हिंद कहते थे, उसके हिस्से बने रहे। इन क्षेत्रों में हिंदू, बौद्ध और पारसी धर्मों का फलना फूलना जारी रहा। इन क्षेत्रों पर ऐसे वंशों का शासन रहा जिनकी मजबूत स्थानीय जड़ें थीं, पर जिनके तुर्कों, युहेची और कनिष्क के कबीलाई लोगों से भी संबंध थे। खुरासान या पूर्वी फारस से, जो हेरात और ऑक्सस नदी तक फैला हुआ था, अरब जमींदार और काबुल पर बराबर हमले करते रहे। इन क्षेत्रों से कंदहार के रास्ते हेरात तक चलने वाले व्यापार के कारण ये समृद्ध क्षेत्र होते थे, लेकिन अरबों की गतिविधियां अधिकतर लूट, खिराज की वसूली और गुलामों की गिरफ्तारी तक सीमित रही। काबुल के तुर्कशाही शासक, जिनकी मजबूत स्थानीय जड़ें थीं, बहुत हद तक इस घुसपैठ का सामना करने में सफल रहे। हालांकि कभी कभी वे खिराज देने पर भी सहमत हो जाते थे। गुलामों के लिए कभी कभी मुल्तान तक धावे बोले जाते थे। इसके कारण खुरासान से सिविस्तान के अरब शासकों के खिलाफ मुल्तान के शासक काबुल के शासकों के साथ हो गए। 9वीं सदी के अंत में अब्बासी साम्राज्य पतनोन्मुख था। उसकी जगह इस्लाम अपना चुके तुर्कों द्वारा शासित अनेक राज्य ले चुके थे। तुर्क अब्बासी साम्राज्य में 9वीं सदी में महलों के पहरेदारों और किराए के सैनिकों के रूप में पहुंचे थे। जल्द ही वे बादशाहों को बनाने बिगाड़ने लगे। केंद्र सरकार की शक्ति का ह्रास हुआ तो सूबेदार स्वतंत्र होने लगे। हालांकि कुछ समय तक एकता का भ्रम इस तरह बनाकर रखा गया कि जो सिपाहिलसार अपना स्वतंत्र प्रभाव क्षेत्र बना लेता था, खलीफा उसी को औपचारिक रूप से अमीर उल उमरा यानी कमानदारों का कमानदार की पदवी दे देता था। इन नए शासकों ने पहले तो अमीर और फिर सुल्तान की उपाधि धारण की। मध्य एशिया के तुर्क कबीलों के निरंतर धावों ने जल्दी से अपनी वफादारी बदल लेने और एक असफल शासक का साथ छोड़ देने के लिए तैयार तुर्क सिपाहियों के भाड़े वाले चरित्र ने तथा विभिन्न मुस्लिम पंथों के और विभिन्न क्षेत्रों के आपसी टकराव ने मध्य एशिया में इस काल को अशांति का काल बना दिया। साम्राज्य और राज्य तेजी के साथ एक एक करके पैदा हुए और मिट गए। इस स्थिति में बस ऐसा ही कोई व्यक्ति कामयाब हो सकता था जो दिलेर सिपाही और जननायक हो, जो युद्ध कला में माहिर हो और षड्यंत्रों से जूझने में भी समर्थ हो। तुर्क कबीलों की लूटपाट करने की आदत थी। तेजी से आगे बढ़ना और पीछे हटना, बिजली की तरह टूट पड़ना और पीछे छूट जाने वाले को किसी ढीले ढाले दल पर हमला करना उनकी युद्ध कला के मुख्य ढंग थे। वे यह सब अपने उत्तम किस्म के घोड़ों और अपने सख्त जान चरित्र दोनों के कारण कर पाते थे, और वे घोड़ों पर बैठे बैठे अविश्वसनीय दूरियां तय कर लेते थे। इस बीच गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य के विघटन के कारण भारत में राजनीतिक अनिश्चय का एक दौर आरंभ हुआ और प्रभुत्व के संघर्ष के लिए एक नए दौर का भी। फलस्वरूप भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर पश्चिम एशिया में आक्रामक और प्रसारवादी तुर्क राज्यों के उदय की ओर कोई ध्यान ही नहीं दिया गया। गजनवी। 9वीं सदी के अंतिम वर्षों में ऑक्सस के पार के क्षेत्र तथा खुरासान और ईरान के कुछ भागों पर सामानियों का शासन था, जो ईरानी मूल के थे। सामानियों को अपनी उत्तरी और पूर्वी सीमाओं पर गैर मुस्लिम तुर्क कबीलों से बराबर लड़ना पड़ रहा था। यही संघर्ष था जिसके दौरान एक नए प्रकार के सैनिकों का उदय हुआ जो गाजी कहलाते थे। इन तुर्कों में अधिकांश प्राकृतिक शक्तियों के उपासक थे और मुसलमानों की निगाह में काफिर थे। इसलिए सामानियों की उनसे लड़ाई धर्म की रक्षा के लिए भी थी और राज्य की रक्षा के लिए भी। इस तरह गाजी योद्धा होने के साथ साथ धर्म का रक्षक भी था। वह नियमित सेना के सहायक की तरह काम करता था और वेतन की कमी लूट के माल से पूरी करता था। गाजियों की सूझबूझ तथा अपने ध्येय के लिए उनकी भारी कष्ट उठाने की तत्परता ने ही इन नवजात मुस्लिम राज्यों को काफिर तुर्कों के खिलाफ खड़े रहने में समर्थ बनाया। कालांतर में अनेक तुर्क मुसलमान बन गए, मगर गैर मुस्लिम तुर्क कबीलों की
नए सिरे से शुरू होने वाली घुसपैठों के खिलाफ संघर्ष जारी रहा। इस्लाम अपनाने वाले तुर्क कबीले इस्लाम के सबसे बड़े रक्षक और जिहादी बनकर सामने आए, लेकिन लूट खसोट की चाहत इस्लाम की रक्षा के साथ साथ बनी रही। सामानी सूबेदारों में एक तुर्क गुलाम भी था जिसका नाम अल्पतगीन था। कालांतर में उसने एक स्वतंत्र राज्य खड़ा कर लिया जिसकी राजधानी काबुल से पश्चिम में स्थित गजना या गजनी थी। सामानी राज्य जल्द ही समाप्त हो गया और मध्य एशिया के कबीलों से इस्लामी क्षेत्रों की रक्षा का भार गजनवियों ने संभाल लिया। यही संदर्भ था जिसमें महमूद 998 में गजनी के तख्त पर बैठा और 1030 तक शासन करता रहा। मध्य एशिया के हमलावर तुर्क कबीलों के सख्त प्रतिरोध करने के कारण महमूद को मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकार इस्लाम का एक नायक मानते थे। इस तरह उसके शासनकाल में गाजी वाली भावना और मजबूत हुई। इस काल में ईरानी भावना का पुनर्जन्म हुआ और वह तेजी से बढ़ी। महमूद का उससे गहरा वास्ता था। गर्वीले ईरानियों ने अरबी भाषा और सभ्यता को कभी स्वीकार नहीं किया। सामानी राज्य ने भी फारसी भाषा और साहित्य को प्रोत्साहन दिया था। फिरदौसी की रचना शाहनामा के साथ ईरानी पुनर्जागरण अपने चरम पर पहुंचा। फिरदौसी महमूद का दरबारी कवि था। ईरान और तुरान के आपसी संघर्ष को वह अपनी रचनाओं में मिथकीय युग तक पीछे खींच कर ले गया तथा प्राचीन ईरानी नायकों का महिमा मंडन किया। ईरानी वतन परस्ती का पुनरोदय हुआ तथा फारसी भाषा और संस्कृति गजनवी साम्राज्य की भाषा और संस्कृति बन गई। यहाँ तक कि स्वयं महमूद दंतकथाओं के ईरानी राजा अफरासियाब से अपना नाता जोड़ने लगा। इस तरह तुर्कों का इस्लामीकरण ही नहीं, फारसीकरण भी हुआ। यही संस्कृति थी जिसे वो 2 सदी बाद अपने साथ भारत में लेकर आए, जहां महमूद ने तुर्क कबीलों से इस्लामी राज्यों की रक्षा में और ईरानी सांस्कृतिक पुनर्जागरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वहीं भारत में उसे सिर्फ एक लुटेरे और मंदिरों के विनाशक के रूप में याद किया जाता है। कहते हैं कि महमूद ने भारत पर 17 हमले किए। आरंभिक हमले उन हिंदूशाही राजाओं के खिलाफ थे जो अफगानिस्तान और पंजाब पर शासन कर रहे थे। उनकी राजधानी उद्भंड या वैहिंद पेशावर में थी। हिंदूशाही राजाओं को अपनी दक्षिण पश्चिमी सीमा पर एक आक्रामक प्रसारवादी राज्य के उदय से उठ सकने वाले खतरे को भांपने में देर नहीं लगी। गजनी के सत्ताच्युत सामानी सूबेदार मुल्तान के आसपास के क्षेत्रों के भट्टी राजा और मुल्तान के मुस्लिम अमीर से मिलकर हिंदू शाही राजा जयपाल ने गजनी पर हमला किया, लेकिन उसे हार का सामना करना पड़ा और उसका बनाया हुआ गठजोड़ धाराशायी हो गया। बदले के तौर पर उस समय के गजनवी शासक ने काबुल और जलालाबाद के आसपास के क्षेत्र तबाह कर दिए। सन 990 से 91 के दौरान सुबुक्तगीन के काल में शाहियों की भारी पराजय हुई। उसके बाद काबुल और जलालाबाद के सूबों पर कब्जा करके उन्हें गजनी में मिला लिया गया। एक शहजादे के रूप में महमूद ने इन लड़ाइयों में भाग लिया था। उसने सत्तारोहण 998 के बाद शाहियों के खिलाफ हमले फिर शुरू कर दिए। इस बीच शाही राजा जयपाल लोहावर यानी लाहौर को अपने अधीन करके अपनी स्थिति को मजबूत बना चुका था। इस तरह शाही राज्य पेशावर से पंजाब तक फैल चुका था। पेशावर के पास 1001 की एक भयानक लड़ाई में जयपाल की फिर हार हुई। महमूद शाही राजधानी पर चढ़ आया और उसे बुरी तरह तबाह कर दिया। हिंदू शाही राजा ने सिंधु नदी के पश्चिम का क्षेत्र महमूद को देकर शांति की स्थापना की। जयपाल की जल्द ही मृत्यु हो गई और उसकी जगह उसका बेटा आनंदपाल राजा बना। बाद के कुछ वृत्तांतों के अनुसार अपनी हार के बाद जयपाल स्वयं चिता पर जा बैठा क्योंकि उसे लग रहा था उसने अपना सम्मान खो दिया है। यह कहानी संदिग्ध लगती है कि महमूद ने उसे बंदी बनाकर फिर छोड़ दिया था। इन धक्कों के बावजूद शाही अभी भी इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने महमूद के पंजाब में घुसने के प्रयासों का गंभीर प्रतिरोध किया। महमूद को मध्य एशिया के गैर मुस्लिम तुर्कों के हमलों का मुकाबला भी करना पड़ा, लेकिन 1009 में सिंधु नदी के पास एक निर्णायक युद्ध में आनंदपाल पराजित हुआ। महमूद ने सॉल्ट रेंज में स्थित उसकी नई राजधानी नंदन या नंदनपुर को तबाह कर दिया। उसने आनंदपाल के नगरकोट नामक किले को भी तबाह कर दिया। गलती से इसे हिमाचल प्रदेश में स्थित नगरकोट समझ लिया गया है, जहां महमूद कभी
पहुंचा ही नहीं। आनंदपाल को एक अधीन राजा के रूप में कुछ समय तक लाहौर से राज्य करने की अनुमति दी गई, लेकिन 1015 में महमूद लाहौर तक चढ़ आया, उसे लूटा और आनंदपाल को खदेड़ दिया। जल्द ही गजनवी शासन झेलम नदी तक फैल गया। इससे पहले मुल्तान के मुस्लिम राज्य को तहस नहस किया जा चुका था, लेकिन 1015 में कश्मीर पर महमूद का एक हमला खराब मौसम के कारण असफल रहा। इस तरह शाहियों के खिलाफ लंबा युद्ध चला और शाहियों ने जमकर प्रतिरोध किया। इस लड़ाई में शाहियों का समर्थन सिर्फ मुल्तान के मुस्लिम राजा ने किया, जो गुलाम प्राप्त करने के लिए गजनी से होने वाले हमलों से परेशान था। उसका संबंध एक ऐसे पंथ से भी था जिसे सुन्नी इस्लाम को मानने वाला महमूद विधर्मी मानता था और इसलिए उसे अपना शत्रु मानता था। ध्यान देने की बात है कि लगता है कि कोई राजपूत राजा शाहियों की मदद के लिए नहीं आया। हालांकि महमूद की विजय को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हुए 17वीं सदी के इतिहासकार फिरिश्ता ने लिखा है कि दिल्ली, अजमेर और कन्नौज के राजाओं समेत अनेक राजपूत राजाओं ने 1001 में जयपाल की मदद की थी। लेकिन तब तक तो अजमेर का राज्य स्थापित भी नहीं हुआ था और दिल्ली यानी दिल्लिका एक छोटा सा राज्य था। इसी तरह कन्नौज के गुर्जर प्रतिहार, जिनका दबदबा किसी समय थानेश्वर तक था, काफी कमजोर स्थिति में पहुंच चुके थे। इस तरह शाही लगभग अकेले लड़ते रहे। 1015 तक महमूद गंगा की घाटी पर आक्रमण करने की स्थिति में आ चुका था। अगले कोई 6 वर्षों में महमूद ने गंगा के मैदानी भागों में अनेक अभियान चलाए। इन हमलों का मकसद उन वैभवशाली मंदिरों और नगरों को लूटना था जिन्होंने कई पीढ़ियों के दौरान अकूत संपत्ति जमा कर ली थी। इस संपत्ति की लूट ने उसे अपने मध्य एशियाई शत्रुओं के खिलाफ युद्ध जारी रखने की शक्ति भी दी। वह भारतीय राजाओं को हाथ मिलाकर अपने खिलाफ एक होने का अवसर भी देना नहीं चाहता था। महमूद के भारतीय हमलों के बीच मध्य एशिया के युद्ध भी चलते रहे। भारत पर लूटपाट के उद्देश्य से किए गए हमलों में गाजी बहुत मददगार साबित हुए। महमूद ने अपने आप को इस्लाम की शान में 4 चांद लगाने वाले महान बुतचिकन यानी मूर्ति भंजक के रूप में भी पेश किया। पंजाब से महमूद ने हर्ष की पुरानी राजधानी थानेश्वर पर हमला किया, लेकिन उसके सबसे दुस्साहसी हमले वे थे जो उसने कन्नौज के खिलाफ 1018 में और सोमनाथ यानी गुजरात के खिलाफ 1025 में किए। कन्नौज की मुहिम में उसने मथुरा और कन्नौज दोनों को लूटा और उन्हें तहस नहस कर डाला। अगले साल उसने बुंदेलखंड में स्थित कालिंजर पर धावा बोला और अकूत धन संपत्ति लेकर लौटा। वह मन मुताबिक ढंग से यह सब इसलिए कर पाया क्योंकि उत्तर भारत में उसे उस समय कोई शक्तिशाली राज्य नहीं था। महमूद ने इनमें से किसी भी क्षेत्र पर कब्जा जमाने की कोशिश नहीं की। 1020 और 1025 के बीच महमूद मध्य एशियाई मामलों में उलझा रहा। 1025 में उसने सोमनाथ पर हमला करने की योजना बनाई, जो एक बहुत धनी मंदिर था और लाखों तीर्थ यात्रियों को अपनी ओर खींचता था। यह एक समृद्ध बंदरगाह भी था। इस हमले का उद्देश्य राजपूतों को आक्रांत करना और झटका देना भी था, क्योंकि वह 30,000 की नियमित सवार सेना लेकर मुल्तान और जैसलमेर के रास्ते आगे बढ़ा। रास्ते में मामूली प्रतिरोध हुआ और वह सोमनाथ जा पहुंचा। उसके आने पर नगर का कमानदार भाग खड़ा हुआ, लेकिन नागरिकों ने भारी प्रतिरोध किया। महमूद ने शिवलिंग को तोड़ दिया और आदेश दिया कि उसके कुछ भाग उसके साथ गजनी लाए जाएं। वापसी में कुछ राजपूत राजाओं ने उसका रास्ता रोकने का प्रयास किया, पर उनसे बचकर निकलने के बाद सिंध में उसे जाटों के लूटमार करने वाले दस्तों का सामना करना पड़ा। तब भी बेपनाह दौलत लेकर वह गजनी वापस पहुंचा। सोमनाथ पर महमूद का हमला राजस्थान और गुजरात पर हमले की भूमिका थी या नहीं, यह कह सकना कठिन है। महमूद अगले साल उन जाटों को सजा देने के लिए पलटा जिन्होंने गजनी की ओर वापसी के दौरान उसे परेशान किया था। गजनी में 1030 में उसकी मृत्यु हुई। महमूद को मात्र एक आक्रांता और लुटेरा कह देना सही नहीं है। पंजाब और मुल्तान पर गजनी की विजय ने उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति को पूरी तरह बदल कर रख दिया। तुर्क ने उत्तर पश्चिम भारत की रक्षा करने वाली परमतवाला को पार कर चुके थे और वे गंगा के केंद्रीय मैदानी क्षेत्र में किसी भी समय आगे बढ़ सकते थे, लेकिन अगले 150 वर्षों तक वे इस क्षेत्र पर विजय पताका नहीं लहरा सके। इसका कारण उन तीव्र परिवर्तनों में तलाश करना होगा जो मध्य एशिया में और उत्तर भारत में इस काल में आए। महमूद की मृत्यु के बाद एक शक्तिशाली साम्राज्य का अर्थात सल्जूक साम्राज्य का जन्म हुआ। सल्जूक साम्राज्य में सीरिया, इराक और ईरानी शामिल थे।
खुरासान पर नियंत्रण के लिए गजनवियों से उनका मुकाबला चल रहा था। एक मशहूर लड़ाई में महमूद का बेटा मसूद सल्जुकों के हाथों बुरी तरह पराजित हुआ और उसे पनाह लेने के लिए भागकर लाहौर आना पड़ा। गजनवी साम्राज्य अब सिकुड़कर गजनी और पंजाब तक रह गया। गंगा के मैदान और राजपुताना में गजनवियों के लूटमार और हमले जारी तो रहे, पर वे अब भारत के लिए कोई गंभीर सैनिक खतरा पैदा करने की स्थिति में नहीं थे। साथ ही उत्तर भारत में ऐसे अनेक नए राज्य पैदा हुए जो गजनवियों के हमलों का सामना कर सकते थे। राजपूत रजवाड़े। राजपूत कहे जाने वाले एक नए वर्ग के उदय और उसके उत्पत्ति संबंधी विवाद का जिक्र किया जा चुका है। प्रतिहार साम्राज्य के विघटन के बाद उत्तर भारत में अनेक राजपूत राज्य अस्तित्व में आए। कन्नौज के गहड़वाल, मालवा के परमार और अजमेर के चौहान इनमें सबसे महत्वपूर्ण थे। देश के विभिन्न भागों में दूसरे छोटे छोटे राजवंश भी थे, जैसे आज के जबलपुर के आसपास कलचूरी, बुंदेलखंड में चंदेल, गुजरात में चालुक्य, दिल्ली में तोमर आदि। बंगाल पालों और फिर सेनों के नियंत्रण में रहा। कन्नौज के गढ़वालों ने धीरे धीरे पालों को बिहार से निकाल दिया। अपने चरमकाल में गढ़वाल या गाहड़वार राज्य बिहार में मुंगेर से लेकर दिल्ली तक फैला हुआ था। इस वंश का सबसे महान शासक गोविंद चंद्र था, जिसने 12वीं सदी के पूर्वार्ध में शासन किया था। उसने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया और बनारस उसकी दूसरी राजधानी बना रहा। उस दौर में फारसी ग्रंथ गोविंद चंद्र को हिंदुस्तान का सबसे महान शासक कहते हैं। गढ़वालों को दोआब में होने वाले गजनवी हमलों का सामना करने वालों के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त है। गोविंद चंद्र के बाद जयचंद्र गद्दी पर बैठा, जिसे चौहानों की बढ़ती शक्ति से टक्कर लेनी पड़ी। गुजरात के राजाओं के अधीन रह चुके चौहानों ने 10वीं सदी के अंतिम वर्षों में नदौल में अपनी राजधानी बसाई। इस वंश का सबसे महान शासक संभवतः विग्रहराज था, जिसने चित्तौड़ पर कब्जा किया, अजमेर यानी अजय मेरू को बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाया। उसने अजमेर में एक संस्कृत महाविद्यालय और अन्ना सागर झील का निर्माण कराया। गहड़वालों की तरह चौहानों ने भी गजनवी हमलों का जमकर प्रतिरोध किया। विग्रहराज ने दिल्ली यानी दिल्लिका को 1151 में तोमरों से छीना, लेकिन उसने उनको अपने नायब के रूप में राज करने की अनुमति दे दी। विग्रहराज का टकराव मालवा के परमारों से भी हुआ, जिनका सबसे मशहूर दंतकथाओं में प्रचलित शासक भोज था। विग्रहराज और भोज दोनों ही कवियों और विद्वानों के संरक्षक थे। स्वयं विग्रहराज ने एक संस्कृत नाटक लिखा था। भोज को उत्तर में और दक्षिण में भी अपने पड़ोसियों से लड़ना पड़ा। उसे दर्शन शास्त्र, काव्य शास्त्र, योग और आयुर्विज्ञान पर पुस्तकें लिखने का श्रेय भी दिया जाता है। चौहान राजाओं में सबसे प्रसिद्ध पृथ्वीराज तृतीय था, जो 1177 में या उसके आसपास 11 वर्ष की कम आयु में गद्दी पर बैठा, लेकिन उसने प्रशासन की बागडोर तब संभाली जब वह 16 वर्ष का था। तत्काल उसने प्रसार की एक जोरदार नीति आरंभ की और छोटे छोटे अनेक राजपूत राज्यों पर विजय प्राप्त कर ली। पर गुजरात के चालुक्य राजा के खिलाफ संघर्ष में वह सफल नहीं हुआ। इससे मजबूर होकर वह गंगा की घाटी की ओर मुड़ गया। उसने बुंदेलखंड की राजधानी महोबा के खिलाफ एक अभियान चलाया। यही संघर्ष था जिसमें आल्हा और उदल नाम के प्रसिद्ध योद्धा मारे गए। कहते हैं कि कन्नौज के जयचंद ने इस संघर्ष में महोबा के चंदेल राजा की मदद की थी। दिल्ली और पंजाब पर नियंत्रण के लिए चौहानों के प्रयासों या गढ़वालों ने भी मुकाबला किया था। यही शत्रुताएं थी जिनके कारण पंजाब से गजनवियों को बाहर करने के लिए राजपूत राजाओं का आपस में मेल असंभव हो गया। राजपूत समाज का आधार कुल यानी क्लान था। हर कुल अपने आप को एक साझे वास्तविक या काल्पनिक पूर्वज की संतान मानता था। आमतौर पर कुलों का एक सुगठित क्षेत्र पर वर्चस्व होता था। कभी कभी ये आबादियाँ 12 या 24 या 48 या 84 गांवों की इकाइयों पर आधारित होती थी। सरदार गांव में अपने उप सरदारों को भूमि आवंटित करता था, जो फिर इसे अलग अलग राजपूत योद्धाओं को उनके परिवारों और घोड़ों के रखरखाव के लिए आवंटित कर देते थे। भूमि, परिवार और इज्जत, मान से लगाव राजपूतों की विशेषता थी। हर राजपूत राज्य पर राणा अथवा रावत अपने सरदारों की सहायता से राज्य करता था, जो आमतौर पर उसके खून के भाई होते थे। माना जाता था कि उनकी जागीरें राजा की मर्जी पर कायम रहती थी,
पर भूमि की पवित्रता की राजपूती धारणा के कारण तथा विद्रोह का भय, उत्तराधिकार का अभाव आदि विशेष दशाओं को छोड़ राजा दी गई भूमि को वापस नहीं लेता था। राजपूत समाज के संगठन के गुण भी थे और अवगुण भी। एक लाभ तो भाईचारे और समानता का वह भाव था जो राजपूतों में पाया जाता था। लेकिन इसी विशेषता के कारण उनके बीच अनुशासन बनाए रखना कठिन हो जाता था। अनेक पीढ़ियों तक चलने वाले झगड़े राजपूतों की एक और कमजोरी थी, लेकिन उनकी बुनियादी कमजोरी थी ऐसे बंद समूह बना लेने की प्रवृत्ति जिनमें अन्य समूह के लोगों के लिए कोई स्थान नहीं होता था और हर समूह अपने को सबसे श्रेष्ठ मानता था। गैर राजपूतों से वे भाईचारे का व्यवहार करने को तैयार नहीं थे। इससे राजपूत शासक समूहों तथा जनता, जिसका अधिकांश भाग गैर राजपूतों का था, के बीच खाई बढ़ती गई। आज भी राजस्थान की आबादी में राजपूत लगभग 10% ही है। 11वीं और 12वीं सदी में भी जिन क्षेत्रों पर राजपूतों का वर्चस्व था, वहां की कुल आबादी में उनका प्रतिशत इससे कुछ खास अधिक नहीं रहा होगा। राजपूत युद्ध को क्रीड़ा समझते थे। इसके कारण तथा जमीन और मवेशियों के झगड़े के कारण विभिन्न राजपूत राज्यों के बीच बराबर युद्ध चलता रहता था। आदर्श राजा वह था जो दशहरे का त्योहार मानने के बाद पड़ोसियों के इलाकों पर हमले के लिए अपनी सेनाओं का नेतृत्व करता था। ग्राम और नगर के दोनों में इस नीति की सबसे अधिक कष्ट जनता को पहुंचता था। उस काल में अधिकांश राजपूत राजा हिंदू धर्म के समर्थक थे, हालांकि कुछ जैन धर्म को भी संरक्षण देते थे। वे ब्राह्मणों और मंदिरों को दिल खोल कर दान और भूमिदान देते थे। राजपूत राजा ब्राह्मणों के विशेष अधिकारों और जाति प्रथा के संरक्षकों के रूप में मशहूर थे। कुछ राजपूत राज्यों में ब्राह्मणों से कम मालगुजारी वसूल करने की प्रथा भारतीय संघ में उनके विलय तक जारी रही। इन और दूसरी रियायतों के बदले में ब्राह्मण राजपूतों को उन चंद्रवंशी और सूर्यवंशी क्षत्रियों के वंशज मानने को तैयार थे जो माना जाता था कि समाप्त हो चुके हैं। 8वीं सदी के बाद खासकर 10वीं और 12वीं सदी के बीच के काल को उत्तर भारत में मंदिर निर्माण का चरम काल माना जा सकता है। आज के कुछ सबसे शानदार मंदिर इसी काल के हैं। इस काल में मंदिर निर्माण की जो शैली प्रचलित हुई वह नागर शैली कहलाती है। हालांकि इस शैली के मंदिर पूरे भारत में पाए जाते हैं। इस पर इसके मुख्य केंद्र उत्तर भारत और दक्कन थे। मुख्य देवता के कक्ष के ऊपर, जिसे गर्भगृह कहा जाता था, लंबी और वक्राकार छत इसकी मुख्य विशेषता थी। गर्भगृह आमतौर पर वर्गाकार होता था, हालांकि उसकी हर दीवार से कोई ढांचा बाहर की ओर निकला होता था। गर्भगृह से एक बाहरी कक्ष मंडप जुड़ा रहता था और कभी कभी मंदिर ऊंची दीवारों में घिरा होता था जिनमें शानदार दरवाजे बने होते थे। खजुराहो मध्य प्रदेश का मंदिर समूह और भुवनेश्वर उड़ीसा के मंदिर इस शैली का सबसे अधिक प्रतिनिधित्व करते हैं। खजुराहो का पार्श्वनाथ मंदिर, विश्वनाथ मंदिर और कांदर्य महादेव मंदिर इस शैली के सबसे समृद्ध और परिपक्व रूप हैं। इन मंदिरों की दीवारों पर की गई गहन और लंबी चौड़ी नक्काशी दिखाती है कि मूर्तिकला अपने शिखर पर पहुंच चुकी थी। इनमें से अधिकांश मंदिर चंदेलों के बनवाए हुए हैं जो 9वीं सदी के आरंभ से लेकर 13वीं सदी के अंत तक इस क्षेत्रों पर शासन करते रहे। उड़ीसा में इस काल की मंदिर निर्माण कला का सबसे शानदार उदाहरण लिंगराज मंदिर 11वीं सदी और कोणार्क का सूर्य मंदिर 13वीं सदी है। पुरी का सुप्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर भी इसी काल का है। उत्तर भारत के अन्य बहुत से स्थानों पर भी बड़ी संख्या में मंदिर बनवाए गए, जैसे कन्नौज, मथुरा, बनारस, तिलवाड़ा आदि आबू में। दक्षिण भारत के मंदिरों की तरह उत्तर भारत के मंदिर भी अधिकाधिक सुसज्जित होते रहे। वे सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। उनमें से कुछ तो अत्यंत समृद्ध थे, जैसे कि सोमनाथ मंदिर। वे अनेक गांवों पर शासन करते और कारोबार में भाग लेते थे। राजपूत राजाओं ने मंदिरों के अलावा अनेक सुंदर महल, मजबूत किले और सार्वजनिक लाभ के स्थान भी बनवाए, जैसे सीढ़ीदार कुएं, बावलियां, बंद आदि। राजपूत राजा कला और साहित्य के संरक्षक भी थे। उनके संरक्षण में इस काल में अनेक ग्रंथ और नाटक लिखे गए। गुजरात के चालुक्य राजा भीम का सुप्रसिद्ध अमात्य वस्तुपाल एक लेखक, विद्वानों का संरक्षक और आबू पर्वत के सुंदर जैन मंदिर का निर्माता था।
परमार शासकों की राजधानियां उज्जैन और धार संस्कृत ज्ञान विज्ञान के सुप्रसिद्ध केंद्र थीं। अनेक ग्रंथ अपभ्रंश और प्राकृत में लिखे गए जो इस क्षेत्र की भाषाएं थी। इस दिशा में जैन विद्वानों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। उनमें सबसे प्रसिद्ध हेमचंद्र थे, जिन्होंने संस्कृत और अपभ्रंश दोनों में लिखा है। ब्राह्मण धर्म के पुनरुत्थान के साथ उच्च वर्गों के बीच संस्कृत ने अपभ्रंश और प्राकृत को विस्थापित कर दिया, लेकिन इन भाषाओं में जो बोलचाल की भाषाओं के अधिक करीब थी, साहित्य रचना जारी रही। उत्तर भारत की आधुनिक भाषाएं जैसे हिंदी, बांग्ला, मराठी इसी काल में इन्हीं जनभाषाओं में विकसित हुई। उत्तर भारत में तुर्कों की विजय। पंजाब पर महमूद गजनी की विजय के बाद मुसलमानों और हिंदुओं के बीच दो प्रकार के संबंध स्पष्ट तौर पर दिखाई दिए। एक था लूट के माल का लालच, जिसके कारण महमूद के उत्तराधिकारियों ने गंगा की वादी में और राजपूताना पर धावे बोले। राजपूत राज्यों के शासकों ने इन धावों का जोरदार विरोध किया और अनेक अवसरों पर तुर्कों पर विजय भी पाई, लेकिन गजनवी राज्य अब कोई बहुत शक्तिशाली नहीं रह गया था और स्थानीय लड़ाइयों में उसके खिलाफ अनेक बार जीतने के कारण राजपूत शासक इस मामले में लापरवाह हो गए थे। दूसरे स्तर पर मुस्लिम व्यापारियों को देश में न सिर्फ व्यापार की इजाज़त दी गई, बल्कि उनका स्वागत भी किया गया, क्योंकि मध्य और पश्चिमी एशिया के देशों के साथ भारत के व्यापार को बढ़ाने में और इस तरह राज्य की आय बढ़ाने में उन्होंने सहायता पहुंचाई। उत्तर भारत के कुछ नगरों में मुस्लिम व्यापारियों की बस्तियां बस गई। इनके साथ साथ पंजाब में अनेक मुस्लिम धर्मोपदेशक आए, जिन्हें सूफी कहते थे। वे प्रेम, एक प्रभु में आस्था और समर्पण की शिक्षा देते थे। उनके उपदेश मुख्यतः मुस्लिम आबादकारों को संबोधित करते थे, पर उन्होंने कुछ हिंदुओं को भी प्रभावित किया। इस तरह इस्लाम और हिंदू धर्म एवं समाज के बीच संपर्क की एक प्रक्रिया चल निकली। लाहौर अरबी और फारसी भाषाओं और उनके साहित्य का केंद्र बन गया। तिलक, जो नाई जाति का था, जैसे हिंदू सिपाह सालारों ने गजनवी फौजों का नेतृत्व किया, जिनमें हिंदू जाट सिपाही भी भर्ती किए जाते थे। हो सकता था ये दो प्रक्रियाएं अनिश्चित काल तक जारी रहती, बशर्ते मध्य एशिया की राजनीतिक स्थिति में एक और बड़ा परिवर्तन न आ गया होता। 12वीं सदी के मध्य में तुर्क कबीले में के एक और समूह ने, जिनमें कुछ बौद्ध थे तो कुछ बहुमूर्ति पूजक थे, सलजूक तुर्कों की शक्ति को छिन्न भिन्न कर दिया। इस शून्य में दो नई शक्तियों को प्रमुखता प्राप्त हुई। ईरान में केंद्रित ख्वारिज्म साम्राज्य और गौर उत्तर पश्चिम अफगानिस्तान में स्थित गौरी साम्राज्य को। गौरी आरंभ में गजनी के मातहत थे, पर जल्द ही उन्होंने उसका जुवा उतार फेंका। गौरियों की शक्ति सुल्तान अलाउद्दीन के काल में बढ़ी, जिसने जहासोज यानी दुनिया को जानने वाला की उपाधि प्राप्त की, क्योंकि गजनी में अपने भाइयों के साथ किए गए दुर्व्यवहार का बदला लेने के लिए उसने गजनी को तहस नहस करके फूंक डाला था। यह घटना 12वीं सदी के मध्य की है। ख्वारिज्मी साम्राज्य की बढ़ती ताकत ने गौरियों की मध्य एशियाई महत्वाकांक्षा पर गंभीर रोक लगा दी थी। ख्वारिज्म के शाह ने खुरासान यानी पूर्वी ईरान को, जो दोनों के बीच झगड़े की जड़ था, जल्द ही जीत लिया। इसके चलते गौरियों के पास प्रसार के लिए भारत की ओर ही देखने का विकल्प बचा। 1173 में गजनी की गद्दी पर शहाबुद्दीन मोहम्मद 1173 से 1206 बैठा। उसे मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम भी कहा जाता है, जबकि उसका बड़ा भाई गौर पर राज्य कर रहा था। गोमल दर्रे की राह से आगे बढ़कर मुइजुद्दीन मोहम्मद ने मुल्तान और उच्च पर कब्जा कर लिया। 1178 में उसने राजपुताना के रेगिस्तान से होकर गुजरात में प्रवेश करने का प्रयास भी किया, लेकिन आबू पर्वत के पास हुई एक लड़ाई में गुजरात के राजा ने उसे बुरी तरह हरा दिया। यह मुइजुद्दीन का सौभाग्य ही था कि वह जीवित बच निकला। अब उसे भारत विजय का अभियान आरंभ करने से पहले पंजाब में एक उपयुक्त आधार बनाने की आवश्यकता महसूस हुई। इसलिए उसने पंजाब में गजनवी के अधिकार वाले क्षेत्रों के खिलाफ एक मुहिम शुरू की। 1190 तक मुइजुद्दीन पेशावर, लाहौर और सियालकोट को जीत चुका था। अब वह दिल्ली और गंगा के दोआब की ओर बढ़ने के लिए तैयार था। इस बीच उत्तर भारत के घटनाक्रम भी स्थिर नहीं थे।
चौहानों की शक्ति लगातार बढ़ रही थी। चौहान राजाओं ने राजस्थान पर, संभवतः पंजाब की दिशा से आक्रमण का साहस करने वाले बहुत सारे तुर्कों को हराया और मार डाला था। जैसा कि बताया जा चुका है, इसी सदी के मध्य में उन्होंने तोमरों से दिल्ली यानी दिल्लिका को भी छीन लिया था। पंजाब की तरफ चौहान सत्ता के प्रसार के कारण अब इस क्षेत्र में गजनवी शासकों के साथ उनका टकराव हुआ। ख्वारिज्म, आधुनिक खीवा के सूबेदार ख्वारिज्म शाह कहलाते थे, इसलिए उनके साम्राज्य को ख्वारिज्म साम्राज्य कहते हैं। तराइन की लड़ाई। इस तरह इन दो महत्वाकांक्षी राजाओं मुइजुद्दीन मोहम्मद और पृथ्वीराज के बीच लड़ाई अपरिहार्य थी। यह टकराव तबर हिंद पर दोनों के दावों के साथ आरंभ हुआ। 1191 में तराइन में हुई इस लड़ाई में गौर की सेना पूरी तरह तबाह हो गई। मुइजुद्दीन मोहम्मद की जान एक युवा खिलजी सवार ने बचाई। पृथ्वीराज अब तबर हिंद की ओर बढ़ा और 12 माह की घेराबंदी के बाद उसे जीत लिया। पृथ्वीराज ने पंजाब से गौरियों को खदेड़ने का प्रयास नहीं किया। शायद उसे यह लगा हो कि तराइन बार बार होने वाले तुर्क धावों जैसा ही एक और धावा है और गौरी का शासक पंजाब पर राज्य करने पर संतोष कर लेगा। इससे मुइजुद्दीन मोहम्मद को फिर से अपनी सेना को व्यवस्थित करने और अगले साल भारत पर एक और आक्रमण करने का समय मिल गया। उसने पृथ्वीराज के कथित शांति प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया था कि पंजाब गौरी शासक के अंतर्गत ही रहने दिया जाए। तराइन की दूसरी लड़ाई 1192 को भारतीय इतिहास में एक मोड़ माना जाता है। इस टकराव के लिए मुइजुद्दीन मोहम्मद ने सावधानी से तैयार की थी। कहते हैं कि वह 1,20,000 सैनिकों के साथ आगे बढ़ा, जिनमें पूरी तरह फौलादी ज़िरह बख्तर से लैस एक भारी घुड़सवार सेना थी और 10,000 घुड़सवार तीरंदाज थे। यह सोचना सही नहीं होगा कि पृथ्वीराज स्थिति से लापरवाह था और तभी चेता जबकि अंतिम समय आ गया। यद्यपि यह सही है कि पिछली विजय मुहिम का सिपह सालार स्कंद कहीं और युद्धरत था। गौरी की ओर से खतरे को पृथ्वीराज ने जैसे ही भापा, उसने उत्तर भारत के सभी राजाओं से सहायता की प्रार्थना की। कहते हैं कि अनेक राजाओं ने उसकी सहायता के लिए फौजें भेजी, पर कन्नौज का राजा जयचंद किनारा कर गया। कहानी है कि इसका कारण पृथ्वीराज द्वारा जयचंद्र की बेटी संयोगिता का अपहरण था, जो उससे प्रेम करती थी, पर इसे अनेक इतिहासकारों ने स्वीकार नहीं किया है। इस कहानी को बहुत बाद में एक रोमानी कथा के रूप में कवि चंदबरदाई ने लिखा और इसमें अनेक असंभाव्य घटनाएं हैं। जैसा कि हमने देखा, दोनों राज्यों के बीच पुरानी शत्रुता चली आ रही थी, इसलिए जयचंद का किनारा कर जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। कहते हैं कि पृथ्वीराज ने 3 लाख की फौज उतारी, जिसमें घुड़सवारों की एक बड़ी संख्या थी और 300 हाथी थे। हो सकता है दोनों ओर की सेनाओं की संख्या में अतिशयोक्ति हो। भारतीय सेना की संख्या संभवतः अधिक थी, पर तुर्क सेना का संगठन और नेतृत्व बेहतर था। यह लड़ाई मुख्यतः घुड़सवार सेनाओं की लड़ाई थी। तुर्क सवार सेना के श्रेष्ठतर संगठन, कौशल और उसकी तेज गति तथा उनके घुड़सवार तीरंदाजों और भारी सवार सेना ने आखिरकार मामले का निपटारा कर दिया। भारतीय सैनिक बड़ी संख्या में मारे गए। पृथ्वीराज बच निकला, मगर सरस्वती के पास पकड़ा गया। तुर्क सेनाओं ने हांसी, सरस्वती और समाना की गढ़ियों पर कब्जा कर लिया। फिर उन्होंने अजमेर पर हमला करके वहां भी कब्जा कर लिया। पृथ्वीराज को कुछ समय तक अजमेर पर शासन करने की अनुमति दी गई, क्योंकि हमारे पास उस काल के सिक्के मौजूद हैं जिन पर एक और तारीख दी गई है और पृथ्वीराज देव अंकित है और दूसरी ओर श्री मोहम्मद साम लिखा हुआ है। शीघ्र ही पृथ्वीराज को तथाकथित षड्यंत्र के आरोप में मार डाला गया और उसकी जगह उसका बेटा गद्दी पर बैठा। दिल्ली भी उसके तोमर शासक को वापस दे दी गई, लेकिन जल्द ही इस नीति को पलट दिया गया। दिल्ली के शासक को हटाकर दिल्ली को गंगा की वादी में तुर्कों के भावी अभियान का आधार बना दिया गया। एक विद्रोह के बाद मुस्लिम सेना ने अजमेर पर फिर से कब्जा किया और एक तुर्क सिपह सालार वहां नियुक्त किया गया। पृथ्वीराज का बेटा रणथंबौर चला गया और वहां उसने एक नए शक्तिशाली चौहान राज्य की नींव डाली। इस तरह दिल्ली का इलाका और पूर्वी राजस्थान तुर्क शासन के अधीन हो गए। गंगा की वादी, बिहार और बंगाल में तुर्कों की विजय। 1192 और 1206 के बीच
तुर्क शासन गंगा यमुना दोआब और पास के इलाकों में स्थापित हो गया। बिहार और बंगाल भी जीत लिए गए। दोआब में अपने पैर जमाने के लिए तुर्कों को पहले कन्नौज के शक्तिशाली गढ़वाल राज्य को हराना जरूरी था। गढ़वाल राजा जयचंद्र 2 दशकों से शांतिपूर्वक राज्य करता आ रहा था। वह संभवतः कोई बहुत समर्थ योद्धा नहीं था, क्योंकि पहले उसे बंगाल की सेन राजा के हाथों मुंह की खानी पड़ी थी। तराइन के बाद मुइजुद्दीन अपने भरोसे के गुलामों के हाथों में भारत की बागडोर देकर वापस गजनी चला गया। इन सरदारों में प्रमुख था कुतुबुद्दीन ऐबक। अगले 2 वर्षों में तुर्कों ने गढ़वालों के किसी विरोध का सामना किए बिना ऊपरी दोआब को रौंद डाला। 1194 में मुइजुद्दीन भारत लौटा। 50,000 सवारों के साथ यमुना को पार करके वह कन्नौज की ओर बढ़ा। कन्नौज के पास चंदावर में मुइजुद्दीन और जयचंद के बीच एक भयानक लड़ाई हुई। कहा जाता है कि जयचंद लगभग जीत ही चुका था कि एक तीर लगने से मारा गया और उसकी सेना पूरी तरह पराजित हुई। मुइजुद्दीन अब बनारस की ओर बढ़ा, जिसे रौंद दिया गया तथा बड़ी संख्या में मंदिर नष्ट कर दिए गए। तुर्कों ने बिहार की सीमा तक फैले हुए एक विशाल भूभाग पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। इस तरह तराइन और चंदावर की लड़ाइयों ने उत्तर भारत में तुर्क राज्य की बुनियाद रखी। लेकिन इस तरह प्राप्त विजय को स्थायी बनाने का काम टेढ़ी खीर साबित हुआ और उसने तुर्कों को लगभग 50 वर्षों तक उलझाए रखा। मुइजुद्दीन 1206 तक जीवित रहा। इस काल में उसने दिल्ली के दक्षिण स्थित क्षेत्र की रक्षा के लिए बयाना और ग्वालियर के मजबूत किलों पर कब्जा कर लिया। कुछ समय बाद ऐबक ने चंदेल शासकों से कलिंजर, महोबा और खजुराहो को छीन लिया। दोआब में अपना मजबूत आधार बनाकर तुर्कों ने पड़ोसी क्षेत्रों पर अनेक धावे बोले। ऐबक ने गुजरात के राजा भीम तृतीय को हराया तथा अनिलवाड़ा और दूसरे बहुत से नगर तहस नहस कर दिए और लूट लिए। इस क्षेत्र के शासन के लिए एक मुसलमान सूबेदार नियुक्त किया गया, पर जल्द ही तुर्क सेनाओं को बेदखल कर दिया गया। इससे स्पष्ट हो गया कि तुर्क अभी भी इतने शक्तिशाली नहीं थे कि इतने दूर दूर फैले क्षेत्रों पर शासन कर सकें। लेकिन पूरब में तुर्क अधिक सफल रहे। एक खलजी सरदार बख्तियार खलजी को, जिसका चाचा तराइन की जंग में लड़ चुका था, बनारस से आगे के कुछ क्षेत्रों का हाकिम नियुक्त किया गया। उसने इस बात का फायदा उठाकर बिहार में बार बार धावे बोले, जो उन दिनों एक तरह से अनाथ क्षेत्र यानी नो मेंस लैंड था। इन धावों के दौरान उसने बिहार के प्रसिद्ध बौद्ध विहारों नालंदा और विक्रमशिला पर आक्रमण करके उन्हें नष्ट कर दिया था, जिनका तब कोई संरक्षक बचा नहीं था। उसने काफ़ी दौलत भी जमा कर ली और अपने चारों तरफ अनेक अनुयायी खड़े कर लिए। इन धावों के दौरान उसने बंगाल के रास्तों की जानकारी भी हासिल कर ली। बंगाल का अपना एक अलग आकर्षण था, क्योंकि उसके आंतरिक संसाधनों और फलते फूलते विदेशी व्यापार ने उसे अत्यंत समृद्ध होने की प्रसिद्धि दिला दी थी। सावधानी के साथ तैयारी के बाद बख्तियार खिलजी सेना लेकर नदिया की ओर बढ़ा। यहाँ एक तीर्थ था जहाँ सेन राजा लक्ष्मण सेन ने एक महल बनवा रखा था और तब वह तीर्थ यात्रा के जरिए उसी दिशा में गया हुआ था। घोड़ों पर सवार तुर्क सौदागरों को दिखाई देना उन दिनों आम बात थी। ऐसा ही एक सवार सौदागर होने का दिखावा करके बख्तियार खिलजी ने एकाएक महल पर हमला कर दिया और भारी अफरा तफरी मचा दी। सेन राजा लक्ष्मण सेन एक मशहूर योद्धा था, लेकिन सहसा आक्रमण से घबराकर और मुख्य तुर्क सेना को आया समझकर वह महल के पीछे के दरवाजे से खिसक गया। तुर्क फौज पास ही रही होगी, क्योंकि वह जल्द ही आ पहुंची और उसने वहां की गढ़ सेना को तीतर बीतर कर दिया। राजा की कुछ पत्नियों और बच्चों समेत सारी दौलत उसके हाथ लगी। यह घटना 1204 ईस्वी की मानी जाती है। बख्तियार ने फिर आगे बढ़कर बिना किसी विरोध के सेनों की राजधानी लखनौती पर कब्जा कर लिया। लक्ष्मण सेन सोनार गांव दक्षिण बंगाल चला गया, जहां से वह और उसके उत्तराधिकारी अनेक पीढ़ियों तक राज्य करते रहे। मुइजुद्दीन ने बख्तियार खलजी को औपचारिक रूप से हालांकि बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया था, पर वह एक स्वतंत्र शासक की तरह राज्य करता रहा। पर इस स्थिति का सुख वह लंबे समय तक नहीं भोग सका। उसने ब्रह्मपुत्र की वादी असम में एक मूर्खता भरी मुहिम शुरू की।
हालांकि लेखकों का कहना है कि वह तिब्बत में एक मुहिम चलाना चाहता था। असम के माघ शासक पीछे हट गए और तुर्क सेनाएं जहां तक आगे बढ़ सकती थी उन्हें बढ़ने दिया। आखिर पीछे लौटने का फैसला किया। रास्ते में उन्हें कोई रसद नहीं मिली और असमी सेनाएं उन्हें बराबर परेशान करती रहीं। भूख और बीमारी से चूर और कमज़ोर होकर तुर्क सेना एक ऐसी जंग में जा फंसी जहां आगे नदी की चौड़ी धारा थी और पीछे असमी सेना थी। तुर्क सेनाएं पूरी तरह पराजित हुई। बख्तियार खिलजी कुछ पहाड़ी कबीलों की सहायता से अपने कुछ साथियों के साथ वापस लौटने में सफल रहा, पर उसकी सेहत और हिम्मत अब टूट चुकी थी। बुरी तरह बीमार होकर उसने बिस्तर पकड़ लिया। इसी बीमारी हालत में उसके एक अमीर ने उसे खंजर मारकर मौत की नींद सुला दिया। ऐबक तथा तुर्क और खलजी सरदार अब उत्तर भारत में पांव फैलाने तथा तुर्कों की विजय को स्थायी बनाने का प्रयत्न कर रहे थे। तब मुइजुद्दीन और उसका भाई मध्य एशिया में गौर साम्राज्य को विस्तार देने के लिए प्रयासरत थे। गौरियों की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं के कारण शक्तिशाली ख्वारिज़मी साम्राज्य से उनका सीधा टकराव हुआ। 1203 में मुइजुद्दीन की ख्वारिज़मी शासक के हाथों विनाशकारी पराजय हुई। यह पराजय गौरियों के लिए छिपा वरदान साबित हुई, क्योंकि उनको अपनी मध्य एशियाई महत्वाकांक्षाओं से मुंह मोड़कर पूरी तरह भारत पर अपनी शक्ति को केंद्रित करना पड़ा। इसके कारण कुछ समय बाद भारत में केंद्रित एक तुर्क राज्य का उदय हुआ, लेकिन तात्कालिक संदर्भ में तो मुइजुद्दीन की पराजय ने उसके अनेक भारतीय विरोधियों को विद्रोह के लिए प्रेरित किया। पश्चिमी पंजाब के एक जंगजू कबीले के खोखर उठ खड़े हुए तथा उन्होंने लाहौर और गजनी के बीच सारा संचार संपर्क तोड़ डाला। मुइजुद्दीन ने भारत में 1206 में अपना आखिरी अभियान खोखरों की बगावत से निपटने के लिए चलाया। उसने बड़े पैमाने पर खोखरों का कत्ल किया और उनको झुका डाला, किंतु गजनी वापस जाते हुए उसे एक कट्टरपंथी मुस्लिम ने मार डाला। मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम की तुलना अक्सर गजनी के महमूद अर्थात महमूद गजनवी से की जाती है। योद्धा के रूप में मुइजुद्दीन से अधिक सफल महमूद गजनवी रहा, जिसे भारत मध्य एशिया में कभी पराजित होना ही नहीं पड़ा। वह भारत के बाहर एक कहीं अधिक बड़े साम्राज्य का शासक भी था, पर ध्यान रहे कि महमूद की अपेक्षा मुइजुद्दीन को भारत से अधिक बड़े और बेहतर संगठित राज्यों का सामना करना पड़ा। वह मध्य एशिया में तो कम सफल रहा, पर भारत में उसकी राजनीतिक उपलब्धियां अधिक रही। मगर उत्तर भारत में मुइजुद्दीन की सफलताओं के लिए जमीन महमूद की पंजाब विजय ने तैयार की थी। इन दोनों के सामने मौजूद दशाएं बहुत अलग अलग थीं। इसे देखते हुए दोनों के बीच कोई अर्थपूर्ण तुलना संभव नहीं है। भारत में इन दोनों के राजनीतिक और सैनिक उद्देश्यों में भी बहुत अंतर थे। महमूद के लिए पंजाब की विजय और भारत में लूटपाट मध्य एशिया में अपनी स्थिति को मजबूत बनाने का साधन थी। चूंकि मुइजुद्दीन मोहम्मद का बड़ा भाई शहाबुद्दीन गौरी मध्य एशिया के मामलों में उलझा हुआ था, इसलिए मुइजुद्दीन मोहम्मद उत्तर भारत में तुर्क राज्य कायम करने के लिए आगे बढ़ा तथा महमूद और शहाबुद्दीन दोनों द्वारा जमा संसाधनों का उपयोग किया। महमूद और मुइजुद्दीन मोहम्मद दोनों ही सुन्नी इस्लाम के समर्थक थे। मंदिर को नष्ट करने तथा मुल्तान के अपधर्मी इस्माइलियों का दमन करना वे सम्मानजनक और गौरवपूर्ण कार्य मानते थे। इस सिलसिले में दोनों ही सिंध के पिछले अरब शासकों से संभवतः काफ़ी आगे चले गए, लेकिन ये नीति बहुत समय तक चलने वाली नहीं थी और जब भी उनको उचित लगा दोनों ने ही अधीन हिंदू राजाओं को मान्यता देने का प्रयास किए या इसके लिए वे मजबूर हो गए। हिंदू अधिकारियों और सैनिकों का इस्तेमाल महमूद ने भी किया और मुइजुद्दीन मोहम्मद ने भी, लेकिन अपने मकसद के लिए इस्लाम का नारे देने से परहेज इनमें से किसी ने भी नहीं किया। राजपूतों की पराजय का कारण एक मान्यता के रूप में कहा जा सकता है कि एक देश जब सामाजिक और राजनीतिक कमजोरियों का शिकार होता है या अपने पड़ोसियों के मुकाबले आर्थिक एवं सैनिक दृष्टि से पिछड़ जाता है, तो ही वह किसी अन्य देश के हाथों पराजित होता है। हाल के अनुसंधान दिखाते हैं कि भारतीयों की अपेक्षा तुर्कों के पास बेहतर हथियार नहीं थे। लोहे की जिस रकाब से यूरोप में युद्ध की पद्धति बदल गई थी, वह भारत में 8वीं सदी से ही प्रचलित थी। तुर्कों की कमानें अधिक दूरी तक तीर चला सकती थी, पर भारतीय कमानें अधिक सटीक और अधिक घातक मानी जाती थी तथा तीरों की नोकें आमतौर पर जहर में बुझी रहती थी।
आमने सामने की लड़ाई के लिए भारतीय तलवारें संसार में सबसे अच्छी मानी जाती थी। भारतीयों को हाथियों का लाभ भी प्राप्त था। तुर्कों के पास संभवतः ऐसे घोड़े थे जो भारत में आयातित घोड़ों की अपेक्षा अधिक तेज और अधिक हट्टे कट्टे थे। राजपूतों की हार के कारणों को मात्र तराइन और चंदावर के युद्धों के संदर्भ में या बिहार और बंगाल में बख्तियार खिलजी की सफलता के संदर्भ में ही नहीं देखा जाना चाहिए, जिनके फलस्वरूप 15 वर्षों की छोटी सी अवधि में दक्षिण बंगाल छोड़ गंगा की पूरी वादी तुर्कों के नियंत्रण में आ चुकी थी। जैसा कि एक आधुनिक लेखक ABM हबीबुल्लाह ने सही तौर पर कहा है, मुइजुद्दीन की सफलता एक प्रक्रिया का चरम उत्कर्ष थी जो पूरे 12वीं सदी में जारी रही। वास्तव में सिंध से बाहर हिंदुस्तान में पांव जमाने के लिए टोही गतिविधियां कम से कम एक सदी पहले ही गजनी के महमूद के उदय के साथ शुरू हो चुकी थी। महमूद के द्वारा अफगानिस्तान और पंजाब की विजय ने भारत की अगड़ी प्रतिरक्षा पंक्तियों को तोड़ दिया। इसके चलते दुश्मन ताकतों ने यहाँ अपनी सेनाएं उतारी और भारत के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में जब इच्छा हो हमले करने लगी। इस तरह रणनीतिक दृष्टि से भारत बचाव की स्थिति में आ गया। इस पूरे दौर में उत्तर भारत के राजपूत राज्यों ने गजनवियों को खदेड़ने के लिए आपस में हाथ मिलाने का कोई प्रयास नहीं किया। महमूद की मृत्यु के बाद भी नहीं। महमूद के उत्तराधिकारी अपनी कमजोर स्थिति के बावजूद आक्रामक रुख अपनाते रहे। उन्होंने राजस्थान में अजमेर या और भी आगे तक तथा गंगा की वादी में कन्नौज और वाराणसी तक भारतीय क्षेत्रों पर हमले किए। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि घुमक्कड़ तुर्क, जो मुइजुद्दीन की सेना के महत्वपूर्ण अंग थे, ऐसे गतिशील दस्ते के रूप में इस्तेमाल किए जाते रहे तो तेजी से आगे बढ़ सकते थे या पलट सकते थे। घोड़े पर सवारी करते हुए भी वे तीर चला सकते थे। दूसरी ओर राजपूत हाथियों की सहायता से जमीन पर लड़ने को वरीयता देते थे। इस तरह राजपूत सेना कम गतिशील थी। संगठन में भी राजपूत सेनाएं कमजोर थी। अधिकांश राजपूत सेना अधीनस्थ राजाओं से ली हुई होती थी, अर्थात वे ऐसी सेनाएं होती थी जिनकी कमान अधीनस्थ राजाओं के पास होती थी और उनकी कोई केंद्रीय कमान नहीं होती थी। दूसरी ओर तुर्क सेनाओं की कमान बादशाह के गुलामों के हाथों में होती थी। ये अभिजात समूह होते थे जिनको बादशाह युद्ध का प्रशिक्षण दिलवाते थे और जो बादशाह के प्रति पूरी तरह वफादार होते थे। फिर भी इस अभिजात समूह में फूट हुआ करती थी, जैसा कि कुछ तुर्क बादशाहों की मृत्यु के बाद स्पष्ट हुआ। तुर्कों के सामाजिक और संगठनात्मक ढांचे ने भी उनको अनेक लाभ प्रदान किए। पश्चिमी एशिया में धीरे धीरे विकसित हुई इक्ता व्यवस्था का मतलब था कि एक तुर्क सरदार को इक्ता के रूप में जमीन का एक भाग दिया जाता था, जहां से वह राज्य को देय मालगुजारी और करों की वसूली करता था। बदले में उसे शासक की सेवा के लिए सैनिकों का एक दल बनाए रखना पड़ता था। बदले में उसे शासकों की सेवा के लिए सैनिकों का एक दल बनाए रखना पड़ता था। यह भूमिदान पुश्तैनी नहीं होता था और सुल्तान की इच्छा पर निर्भर होता था, जो किसी सरदार को कहीं और भेज सकता था। सुल्तान सीधे उन जमीनों से राजस्व पाता था जिनको खालिसा कहते थे। इसके बल पर वह एक बड़ी स्थायी सेना भी रख सकता था। भारत की तरह पश्चिमी एशिया में राज्यों का उत्थान और पतन होता रहा, किंतु राजपूत राज्यों के विपरीत पश्चिम एशिया के हर राज्य में सशस्त्र बल अधिक केंद्रीकृत थे। निजी बहादुरी में राजपूत तुर्कों से किसी भी तरह कम न थे। इस संदर्भ में सैन्य संगठन में धर्म और जाति की भूमिका को अनावश्यक बढ़ाकर नहीं आंकना चाहिए। तुर्क जहां गाजी की भावनाओं से भरे हुए थे, वहीं राजपूत पीछे हटने को अपमानजनक समझते थे। इसके अलावा जाति ने गैर राजपूतों या कुवर्णों जैसे निम्न जातियों को युद्ध में भाग लेने से नहीं रोका। इसके कारण राजपूतों की सेनाएं संख्या में तुर्कों द्वारा उतारी गई सेनाओं से बड़ी होती थी। राजपूतों ने जोरदार और लंबे प्रतिरोध भी किए और अनेक अवसरों पर तुर्क सेनाओं को हराया भी, पर राजपूतों में उस चीज़ की कमी थी जिसे रणनीतिक दृष्टि कहा जा सकता है। काबुल और लाहौर, जो कभी भारत के बाहरी गढ़ थे, तुर्कों के हाथ पड़ चुके थे, किंतु राजपूतों ने उन्हें वापस पाने की कोई जोरदार कोशिश नहीं की। उदाहरण के लिए पंजाब से गजनवियों को बाहर निकालने के लिए कोई खास प्रयत्न नहीं किया गया। राजपूतों की दृष्टि भारत पर टिकी रही और उन्होंने बाहर के, खासकर मध्य एशिया के विकास क्रमों पर
कुछ अधिक ध्यान नहीं दिया। जैसा कि सर्वविदित है, भारत के इतिहास की रूपरेखा तय करने में प्रायः इस क्षेत्र ने एक बुनियादी भूमिका निभाई।